हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि कक्षा 8वीं से है और वह है विषय गणित का। तो गणित विषय में आज का हमारा जो लेसन होगा वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 घातांक तथा घनमूल, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, जिसका भाग पहला आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पिछली कक्षा का एक चक्कर लगाते हैं और हम कुछ याद करते हैं। कुछ क्रिया को देखते हैं, बार बार जोड़ या बार बार गुणा, दोनों को देखेंगे हम। देखिए 2 को 5 बार लिखा गया है दोनों तरफ, लेकिन क्रिया में क्या फ़र्क है? लेफ्ट में 2 को 5 बार जोड़ा गया प्लस है और राइट में 2 को 5 बार गुणा किया गया है ना। मज़ेदार, एक तरफ 5 जोड़ा गया 5 बार, एक बार 5 बार गुणा किया गया। फ़र्क क्या है? तो जोड़ को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। बार बार किसी संख्या को जोड़ना ही उसका संक्षिप्त रूप गुणा हो जाता है, जबकि बार बार किसी संख्या का गुणा करना हो तो उसका संक्षिप्त रूप घातांकित संख्या हो जाता है, घातांक वाली संख्या हो जाता है। तो 2 को 5 बार जोड़ा गया, उसे गुणन रूप में लिखा गया, और 2 को 5 बार गुणा किया तो उसे घात के रूप में लिखा जाता है। तो यह है संख्या का गुणन रूप। और राइट साइड में देख रहे हैं इंडेक्स फॉर्म, घातांकित रूप। तो घातांकित रूप में किसी संख्या का बार बार गुणा होता है, और कितनी बार गुणा हुआ है? जितना उसका घात हुआ है। ओके, तो यह घातांकित रूप बन जाता है। और जिस संख्या का गुणा हुआ है बार बार उसे हम बेस या आधार कहते हैं, और जितनी बार उसका घात है या गुणा हुआ है उसे हम उसका इंडेक्स या घातांक कहते हैं। तो घातांकित रूप में घातांक और आधार, ये 2 टर्म्स हमें मिलते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी घातांकित संख्या पर है, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर पर है, जिसमें हम आधार, बेस और घातांक इंडेक्स पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद घातांक के नियम पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं घातांकित रूप की संख्या हम कैसे लिखते हैं। तो पहले हम गुणन रूप में कोई संख्या अगर लिखते हैं, जैसे कि 2 को 5 बार गुणन के रूप में लिखा गया, तो उसे घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 और उसकी घातांक 5, तो 2 आधार हो गया, 5 घातांक हो गया। तो बेस इज 2 एंड इंडेक्स इज 5, 2 to the power 5। उसी प्रकार कुछ गुणन रूप की संख्या और दूसरी देखते हैं हम। 5 को 3 बार गुणा के रूप में लिखा गया, तो उसे इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 की घात 3, जहाँ पर 5 बेस है, आधार है, और 3 जो है वो इंडेक्स है, घातांक है। तीसरी संख्या, तीसरा रूप देखते हैं हम। अगर वह कोई संख्या a है और उसको 4 बार गुणन के रूप में लिखा गया, तो आधार a बन गया और उसका घातांक 4 हो गया। तो बेस इज a और इंडेक्स हो गया 4। तो ये गुणन रूप की संख्या को घातांक रूप में लिखने का अभ्यास हमने अपने पिछली कक्षाओं में भी किया है। चलिए इसी नियम, इसी गुणन स्वरूप को ध्यान में रखकर
घातांकी संख्या के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे हम घातांक के नियम या लॉ ऑफ इंडाइसेस कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, उसके बाद सभी नियमों को देखेंगे हम। जैसे कि ये a का गुणा 5 बार लिखा गया, यानी 5 बार गुणन के रूप में है ये, तो उसको आधार a और घातांक 5, ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम गुणन स्वरूप को थोड़ा स्प्लिट कर दें, यानी 3 बार एक तरफ और 2 बार एक तरफ करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? हमें मिलता है कि हम 1 की घात 3 को इस तरह लिख सकते हैं, यानी 1 का 3 बार गुणा को 1 की घात 3, और 1 का 2 बार गुणा है तो 1 की घात 2 लिख सकते हैं। और चूंकि गुणाई है इनमें, तो इन दो अलग अलग घातांकी संख्या का आंसर हल तो हमें पता ही है, वो 1 की घात 5 है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि आधार समान हो तो घात जोड़ देना पड़ता है, और घात को जोड़ देंगे, घातांक को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाता है ओवरऑल। तो पूरा रिजल्ट मिल गया 1 की घात 5। तो कैसे मिला 5? ये घातांक को जोड़ने पर मिला। तो हम एक सिंपल सा नियम बनाएंगे कि अगर 1 की घात कोई संख्या m है और कोई दूसरी घातांक की संख्या 1 की घात n है, आधार सेम है दोनों का, तो उनका जो घातांक है वह जुड़ जाता है और रिजल्ट मिलता है हमें 1 की घात m प्लस n, यानी आधार वही रहेगा, घातांक जुड़ जाएगा। इसे हम पहला नियम मान लेते हैं, जहाँ पर m और n हमेशा पूर्णांक संख्या ही है। चलिए अब हम नियम को चेक करेंगे 1 बाय 1। तो 1 की घात m और दूसरी घातांक की संख्या, आधार वही है a, लेकिन घात n, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? तो आधार वही रहेगा लेकिन घातांक जो है जुड़ जाएंगे, m प्लस n मिलेगा। तो गुणा होगा घातांक की संख्याओं का आधार समान होने पर, तो घातांक जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर घातांक की संख्या में भाग की क्रिया हो तो क्या होगा? तो घातांक की संख्या में अगर भाग की क्रिया हो तो भी आधार वही होगा, लेकिन घातांक में घटाने की क्रिया होगी। तो पहले घातांक की संख्या के घातांक में से दूसरे घातांक की संख्या का घातांक घटा देंगे, m माइनस n होगा। अगर इसका उदाहरण के रूप में देखें तो 5 की घात 3 और 5 की घात 4 का रिजल्ट क्या आएगा? 5 की घात कितना? 4 3 12 नहीं, 4 3 7, क्योंकि घातांक जुड़ गए। और वही भाग की क्रिया हो तो 5 की घात 3 5 की घात 4, तो क्या हो गए? 7 होंगे? नहीं, 3 में से 4 घटाएंगे, -1। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 5 की घात 4 एक संख्या और 5 की घात 3 दूसरी घातांक की संख्या, आधार समान है तो आधार वही 5, लेकिन घातांक में घटाने की क्रिया 5 ऋण 3 आया 2। तो यह 2 नियम मिला। घातांक की संख्या में समान आधार होने पर गुणा हो तो घात जुड़ते हैं, और भाग की क्रिया हो तो घात में अंतर निकालते हैं, घटाते हैं। अगला नियम, m और n पूर्णांक संख्याएं होंगी हमेशा। अगर कोई घातांक की संख्या 1 की घात m है और उस पूरे की और एक घात n है, यानी घात पर घात है, तो रिजल्ट क्या आएगा? आधार वही रहेगा, घात को जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे, m गुणे n हो जाता है। तो घात पर घात हो तो घातों में गुणा, और अगर घात ऋणात्मक हो तो हम हल नहीं कर सकते। हम ऋणात्मक घातांक की संख्या को कभी हल नहीं कर पाएंगे, हमें उसे पहले धनात्मक रूप में बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे? उसे आधार का प्रतिलोम लेंगे, यानी a को 1/a करेंगे, और फिर जो घातांक है वह चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण m का धन m हो गया, तो 1/a पावर प्लस m हो गया। उदाहरण द्वारा समझें, 5 की घात 3 है और उस पूरे की घात अगर 2 है
तो क्या होगा 5 की घात 5? नहीं, 5 की घात 3 गुणे 2 6 हो गया। और अगर 5 की घात ऋण 3 है, ऋणात्मक घात है, तो हम ऋणात्मक घात यानी 5 का गुणा 3 बार ऋणात्मक तो नहीं कर सकते, तो उसे हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे आधार का 1/5 और फिर धन 3 का ऋण 3 का धन 3 हो गया। तो 1/5 टू द पावर प्लस 3 1/5 की घात धन 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। m और n पूर्णांक संख्याएं हैं, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर बहुत आसान है, हमेशा 1। और किसी संख्या की घातांक 1 है तो उसका भी उत्तर बहुत आसान है, वही संख्या यानी आधार ही उत्तर होगा। घात 0 हो तो 1 उत्तर होगा, घात 1 हो तो आधार ही हल है। उदाहरण के तौर पर 5 की घात 0 होगा, चाहे 5 लाख की घात 0 हो, उत्तर 1 आएगा। और 5 की घात अगर 1 है तो हल 5 आएगा। 5 लाख की घात 1 हो तो 5 लाख आएगा, मतलब वहाँ पर आधार ही हल होता है। अब अगर दो संख्याओं का गुणा है और उन पूरे की घातांक कोई संख्या है, ध्यान दो आधार दो अलग अलग संख्या है, उनके गुणनफल का घातांक है, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, तो यह जो घात है m वह दोनों के लिए हो जाएगा जब अलग करेंगे। तो a के लिए भी घात m, b के लिए भी घात m। तो दो संख्याओं के गुणनफल का अगर घातांक है तो दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग वही घातांक होगा। ठीक उसी प्रकार दो संख्याओं का अनुपात है या भाग है और उसके एक ही कोई घातांक है तो उसको स्प्लिट करेंगे, तो आधार जो है a यानी अंश के लिए भी वही घातांक और हर के लिए भी वही घातांक हो जाएगा, दोनों को वही घातांक मिलेगा अलग करने पर। उदाहरण द्वारा देखें तो 5 गुणे 7 की घात अगर 3 है, उसका मान बराबर होगा 5 की घात 3, 5 के लिए भी घात 3 और गुणे आ गया 7 के लिए भी घात 3 के बराबर, चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बटे की संख्या है 5/7 और उसकी घात m है या 3 है, तो 5 के लिए भी घात 3 होगा और 7 के लिए घात भी 3 ही होगा। तो ये थे कुछ घातांक की संख्या के लिए नियम। बहुत आसान नियम है बच्चों, ऐसा लगता है बहुत सारा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए हम एक स्वाध्याय लेंगे जिसे आप इसी नियम पर आधारित है ज़रूर अपने नोटबुक पर हल करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पर है ये। पहला है 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 2, आधार 3 3 है, घातांक 5 और 2 है, तो क्या होगा, घात जुड़ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा बॉक्स में। आपको ये नियम बताया मैंने अभी, तो इसी नियम को ध्यान में रखकर आप लोग अपने नोटबुक में इसे हल करेंगे। तो आज का लेसन बच्चों हमारा यहीं समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।